हर सुबह सूरज निकलने से पहले लारेडो टेक्सास के ठीक बाहर इंजन गरजते हुए चालू हो जाते हैं। डीजल ट्रक एक के पीछे एक रियो ग्रांडे पर 8 लेन के पुल पर खड़े रहते हैं। वे इतनी गहराई तक कतार में लगते हैं कि लाइनें किलोमीटरों तक फैल जाती हैं। हर दिन कहीं 15,000 से 18,000 ट्रक इस पुल से गुजरेंगे। इन ट्रकों पर लदा माल सिर्फ सामान नहीं है, ये चलती फिरती अमेरिकी अर्थव्यवस्था है। ये वर्ल्ड ट्रेड ब्रिज पश्चिमी गोलार्ध का सबसे व्यस्त वाणिज्यिक सीमा पार मार्ग है, जिसे माल ढुलाई लॉजिस्टिक्स के बाहर कम लोग जानते हैं। और नीति संबंधी फैसले लेने वालों में से लगभग कोई भी कभी इस पर खड़ा नहीं हुआ है। अगर इसे 48 घंटे बंद कर दें तो परिणाम तुरंत दिखने लगते हैं। टोलुका में असेंबली लाइनों पर इंजन पहुंच ही नहीं पाते। साल्टिलो में वायरिंग हार्नेस अपनी जगह तक नहीं पहुंचते। सैन लुइस पोटोसी में रेफ्रिजरेटर के पुर्जे अधूरे रह जाते हैं। सिर्फ एक हफ्ते में मिशिगन और ओहायो की फैक्ट्रियों में सन्नाटा छा जाता है, ना तो हड़ताल की वजह से, ना ही किसी नीति के कारण, बल्कि इसलिए क्योंकि पुर्जे नदी के गलत किनारे पर फंसे हुए हैं। 2025 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच लगभग 930 अरब डॉलर का माल आया जाया। ये स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था से भी बड़ा है, सऊदी अरब से भी बड़ा। दो देश साल भर में इतना व्यापार करते हैं जितना दुनिया के ज्यादातर देश कुल मिलाकर पैदा भी नहीं करते। ये चेक पॉइंट से ज्यादा प्रोडक्शन लाइन जैसा है। टेक्सास में ज्यादा रिफाइनरी, कैलिफोर्निया में ज्यादा बंदरगाह और इलिनॉय में ज्यादा रेल है। इनमें से कोई भी उतना सामान नहीं ले जाता जितना यह पुल रोज ले जाता है। इस वक्त वॉशिंगटन में ऐसे फैसले हो रहे हैं जो इस पुल से गुजरने वाली हर चीज की कीमत बदल देते हैं, बिना समझे कि इससे क्या क्या टूट सकता है। अमेरिका में बनी कोई भी गाड़ी चुनें, पिकअप, सेडान या एसयूवी, बोनट खोलें और हर पुर्जे को ट्रेस करें। यह कोई अमेरिकी उत्पाद नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो सीमा के पार बना है और अब सीमा जैसा व्यवहार नहीं करता। फोर्ड F-150 इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। देश के सबसे प्रतिष्ठित अमेरिकी ट्रकों में से एक। यह मिशिगन के डियरबॉर्न में असेंबली लाइन से निकलता है और हर मार्केटिंग ब्रोशर पर सितारेधारियां होती हैं। लेकिन उस बॉडी के डियरबॉर्न पहुंचने से पहले उसके अंदर के पुर्जे रियो ग्रांडे को 8 बार तक पार कर चुके होते हैं। इंजन ब्लॉक एक देश में ढाले, दूसरे में मशीनिंग और तीसरे में असेंबल होते हैं। हर चरण इस बात पर निर्भर करता है कि सीमा के उस पार पिछला चरण अपना काम समय पर करे। यह निर्भरता सिर्फ निर्माण तक सीमित नहीं। मेक्सिको हर साल करीब 3 मिलियन हल्के वाहन अमेरिका भेजता है, जिनमें अधिकतर अमेरिकी कार निर्माताओं के बैज और डिजाइन होते हैं। अमेरिकी कंपनियां मेक्सिको को विदेशी आपूर्तिकर्ता नहीं, बल्कि फैक्ट्री के पास का हिस्सा मानती हैं। अगर ये चक्र टूटे तो उत्पादन रुक जाता है। मामला सिर्फ ट्रकों तक सीमित नहीं है। अगर आप स्मार्टफोन या लैपटॉप पर देख रहे हैं तो आप इस चक्र का हिस्सा हैं, क्योंकि आधुनिक निर्माण सिर्फ इन्वेंट्री नहीं, सटीकता पर भी निर्भर करता है। इसी कारण गोदाम खाली रहते हैं और असेंबली लाइनें मुनाफे में रहती हैं। पार्ट्स जरूरत से कुछ घंटे पहले पहुंचते हैं, जिससे लागत कम होती है। या किसी भी बाधा की गुंजाइश नहीं छोड़ता और कोई शिपमेंट स्टोरेज में नहीं रुकती। इससे एक कर्मचारी खाली रह जाता है, मशीन बंद हो जाती है और शेड्यूल बिगड़ता है, जिसे बाद में तेजी से काम करके भी नहीं सुधारा जा सकता। इसमें पीछे छूटने के बाद पकड़ना मुश्किल है। आप पीछे रह जाते हैं और आपकी चीजें भी पीछे छूट जाती हैं। अगर आप वही ट्रक पूरी तरह से अमेरिका की सीमाओं के अंदर बनाते हैं तो उसकी कीमत हजारों डॉलर बढ़ जाती है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये तुरंत होता है। या तो उपभोक्ता अधिक पैसे देते हैं या उत्पाद की गुणवत्ता कम हो जाती है। तीसरा विकल्प नहीं है। दोनों प्लांट्स में बने रेफ्रिजरेटर अमेरिकी अस्पतालों में भेजे जाने वाले मेडिकल डिवाइस तिजुआना और रेयोनोसा में मेट्रॉनिक व बेक्टन डिकिंसन जैसी कंपनियों द्वारा असेंबल किए जाते हैं। बोइंग की सप्लाई चेन के एरोस्पेस पार्ट्स यह केरेतरो से बड़ी मात्रा में माल आता है, जहां बोम्बार्डिये, सैफरन और एयरबस के सप्लायर एक ही एयरपोर्ट के पास हैं। आपके वाईफाई राउटर में भी ऐसे पुर्जे होते हैं जो आपके घर पहुंचने से पहले दोनों देशों से होकर आते हैं। वेतन का अंतर ही इसका कारण है। यही चीज अमेरिकी कंपनियों को एशिया से मुकाबला करने देती है, बिना सब कुछ समुद्र पार भेजे। मेक्सिको न हो तो सिर्फ 2 विकल्प बचते हैं, या तो दाम बढ़ेंगे या उत्पादन महाद्वीप से बाहर जाएगा। उत्तर की निर्भरता और भी गहरी है। मेक्सिको 80% से अधिक निर्यात एक ही खरीदार को भेजता है। उसके पास कोई बैकअप ग्राहक या प्लान बी नहीं है
जो इतनी मात्रा संभाल सके। अगर अमेरिका धीमा पड़ता है तो मैक्सिकन फैक्ट्रियां भी धीमी पड़ जाती हैं। अगर अमेरिका किसी श्रेणी पर टैरिफ लगाता है तो मैक्सिकन मजदूरों पर उसका सीधा असर पड़ता है। अमेरिका में काम करने वाले मैक्सिकन हर साल अपने परिवारों को अरबों डॉलर घर भेजते हैं। हाल ही में कुल रकम एक साल में 64 अरब डॉलर से ज्यादा के रिकॉर्ड पर पहुंची, जो कंपनियों के बजाय सीधे घरों तक पहुंचती है। ये किराने, स्कूल फीस, मेडिकल बिल और किराए पर खर्च होता है, उन कस्बों में जहां और कोई अर्थव्यवस्था नहीं। ये तेल या पर्यटन से ज्यादा पैसा लाता है। ये मैक्सिको की सबसे बड़ी बाहरी जीवन रेखा है और इसका ज्यादातर पैसा अमेरिका से आता है, जिसे आप गाड़ी से पार कर सकते हैं। एक ऐसा देश जहां बंदरगाह बंद होने पर भी ट्रक भेज सकते हैं, और मैक्सिको ने इसका हल निकाला है। टेस्ला ने 2023 में वहां गीगा फैक्ट्री की घोषणा की थी, लेकिन अमेरिकी चुनाव से पहले टैरिफ के कारण इस परियोजना को रोक दिया गया। कार निर्माता कंपनियों ने मध्य मैक्सिको में अपने संचालन का विस्तार किया। बड़ी अमेरिकी ऑटो कंपनियों को सामान सप्लाई करने वाले सप्लायर्स भी उनके पीछे पीछे आ गए। इसी तरह लॉजिस्टिक्स की दिग्गज कंपनियां भी आईं, जिन्होंने मैक्सिकन ऑपरेटरों के साथ मिलकर नए माल की मात्रा को संभालने के लिए सीमा पार मालवाहक नेटवर्क का विस्तार किया। एरोस्पेस, एआई डेटा सेंटर, बड़ी फार्मा कंपनियां दक्षिण सीमा पर आईं। क्वार्टेरेरो में तेजी से विकास हुआ और सीमा बेल्ट में मेडिकल डिवाइस निर्माण बढ़ा। ग्वाडलाहारा में एनवीडिया के बड़े एआई सर्वर असेंबली प्लांट की योजना घोषित हुई। सेमीकंडक्टर्स का आंशिक स्थानांतरण मैक्सिको में शुरू हुआ, क्योंकि वहां पैकेजिंग 2 साल से कम में हो सकती है, जबकि अमेरिका में फैब्स बनने में लगभग 1 दशक लगता है। यह सिस्टम सफल रहा। सप्लाई चेन छोटी हो गई, डिलीवरी तेज हो गई, लागत प्रतिस्पर्धी बनी रही, दोनों पक्षों को फायदा हुआ, और फिर दबाव अंदर की ओर मुड़ गया। 2025 में नियम बीच में ही बदलने लगे। उत्तरी मैक्सिको के एक ऑटो पार्ट्स प्लांट में एक सुपरवाइजर ने शिपमेंट रोलआउट को रोक दिया, इसलिए नहीं कि उत्पादन रुका था, बल्कि क्योंकि टैरिफ नियम रुके थे। छूटें दी गईं, फिर सब बदल गया, पहले एक बार और फिर बार बार। जो कंपनियां कई साल आगे की योजना बना रही थीं, उनके लिए इसका मतलब था अविश्वसनीयता। ज्यादा लागत नहीं, बस अनजानी लागत। लागत का अंदाजा न होने पर निवेश रुक जाता है, परियोजनाएं और विस्तार ठप हो जाते हैं, फैक्ट्रियां नहीं बनती और जमीन खाली रह जाती है। मैक्सिको ने हालात नहीं बिगाड़े और जवाबी कार्रवाई भी नहीं की। उसने खुद को ढाल लिया, बिना मूल समस्या को सुलझाए समय निकालता रहा, क्योंकि समस्या राजनीतिक नहीं थी, बल्कि संरचनात्मक थी। फोर्ड ने चेताया कि टैरिफ से उसकी कमाई 1.5 अरब डॉलर घटेगी, लेकिन इसका नुकसान मैक्सिको को नहीं था। यह एक अमेरिकी कंपनी थी जो सप्लाई चेन के लिए ज्यादा पैसे दे रही थी। कुछ हफ्तों बाद जनरल मोटर्स ने 5 अरब डॉलर तक के असर की चेतावनी दी। स्टेटलांटिस ने अपनी मैक्सिकन और कनाडाई असेंबली प्लांट्स में उत्पादन रोक दिया। मिशिगन और इंडियाना के मजदूर। यही है टैरिफ का मानवीय नुकसान। ये कोई सुर्खी नहीं, बल्कि छूटी हुई शिफ्ट और वेतन चेक है। नियर शोरिंग से समस्या सुलझनी थी, पर नई समस्या पैदा हो गई। सिस्टम के केंद्र में अस्थिरता है। व्यापार तो सिर्फ सतह है, इसके नीचे गहरे जोखिम छुपे हुए हैं। अब मैक्सिको अपनी 60% से अधिक बिजली प्राकृतिक गैस से बनाता है, लेकिन यह आयातित है। घरेलू उत्पादन कई वर्षों से घट रहा है और 2025 की शुरुआत में यह 20 साल के न्यूनतम स्तर पर था। यह अंतर मुख्यतः पाइपलाइनों से पूरा होता है, जो टेक्सास के पर्मियन बेसिन, ईगल फोर्ड शेल और एरिजोना कैलिफोर्निया तक दक्षिण की ओर जाती हैं। मई 2025 में अमेरिका से मैक्सिको को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निर्यात ने नया मासिक रिकॉर्ड बनाया। अब मैक्सिको जितनी गैस जलाता है, उसका लगभग 75% सीमा पार से आता है। अमेरिकी प्राकृतिक गैस निर्यात का 1/4 से ज्यादा हिस्सा सीधे मैक्सिकन ग्रिड्स में जाता है और मैक्सिकन फैक्ट्रियों को ऊर्जा देता है, जो पुर्जे बनाती हैं। वे पुर्जे अमेरिकी असेंबली लाइनों में लौटते हैं। उस प्रवाह में बाधा आने पर उत्पादन सिर्फ एक जगह नहीं, दोनों ओर रुकता है। मैक्सिको इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। वो इस खतरे को पहचानता है। वो नई पाइपलाइन, एलएनजी निर्यात क्षमता और नई घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता बना रहा है, लेकिन ये अमेरिकी आपूर्ति को इतनी जल्दी नहीं बदल सकते। निर्भरता तो पहले से ही बनी हुई थी। और फिर पानी की बात आती है। दक्षिण टेक्सास के अमेरिकी किसानों ने फसल का मौसम बर्बाद होते देखा, क्योंकि मैक्सिको संधि के अनुसार जरूरी पानी नहीं दे रहा है। 1944 की एक संधि है जो ठीक इसी चीज को रोकने के लिए बनाई गई थी। और अब
वो टूट रही है। मेक्सिको के कर्ज चुकाने के लिए जलाशयों से पानी छोड़ने के आदेशों पर चिहुआहुआ जैसे राज्यों में दंगे हुए। पानी के कर्ज को लेकर बातचीत पिछले 5 सालों में कई बार लगभग टूट चुकी है। अब इसे जोड़िए उन चीजों से जो दुकानों में दिखाई देती हैं। अगर आप जनवरी में ताजे टमाटर खाते हैं तो वे मेक्सिको से आए हैं, और आपके टोस्ट पर जो एवोकाडो है वह भी वहीं से आया है। अमेरिका की ग्रोसरी दुकानों में लगभग 90% एवोकाडो मेक्सिको से आते हैं। बेरीज, खीरे, शिमला मिर्च, आम जैसे फल सब्जियां सीजन न होने पर मेक्सिको के ग्रीन हाउस व खेतों पर निर्भर रहती हैं। अगर पानी की कमी हो तो फसलें नहीं बोई जाती, जिससे कुछ ही दिनों में अमेरिकी दुकानों की शेल्फें खाली हो जाएंगी और सीमा के दोनों ओर कृषि आय ढह जाएगी। 2024 में अमेरिकी निरीक्षकों ने सुरक्षा कारणों से मिचोआकान से एवोकाडो भेजना रोका था, जिससे कुछ ही दिनों में अमेरिकी ग्रोसरी स्टोर्स में दाम बढ़ गए। एक निरीक्षक के कारण हफ्ते की देरी और देश भर में दाम बढ़ गए। यही असलियत है कि मार्जिन बहुत कम है। बियर की स्थिति भी ऐसी ही है। अमेरिका दुनिया के किसी भी देश की तुलना में मैक्सिको से सबसे ज्यादा बियर आयात करता है। शिकागो, अटलांटा या सिएटल के अधिकतर 6 पैक मैक्सिको में बनते हैं। सीमा पार कर ट्रक या रेल से आपके लोकल स्टोर तक पहुंचते हैं। इसे बाधित करो और अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकने वाली बियर महंगी होती है। लगभग 50 लाख अमेरिकी नौकरियां सीधे मेक्सिको के साथ व्यापार से जुड़ी हैं। टेक्सास, एरिजोना, न्यू मैक्सिको और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में मेक्सिको उनके निर्यात के लिए सबसे बड़ा बाजार है। 28 अमेरिकी राज्य मेक्सिको को शीर्ष 2 व्यापारिक साझेदारों में से एक मानते हैं। व्यापार घटने पर दूरस्थ स्थानों जैसे इंडियाना, आयोवा और कंसस में भी नौकरियां खत्म होती हैं। रेल यार्ड्स इसी सिस्टम के कारण हैं। लारेडो, मैकलेन, एल पासो जैसी पूरी शहरें इसी प्रवाह पर निर्भर हैं। इसे हटाने पर उनकी अर्थव्यवस्थाएं भी सिकुड़ जाएंगी। मेक्सिको की उत्तरी सीमा की फैक्ट्रियों में लगभग 3 मिलियन लोग कार्यरत हैं और दोनों देशों में करोड़ों लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। मैक्सिकन सरकार ने 2020-2025 में उन प्लांटों में नाम मात्र मजदूरी में 100% से ज्यादा बढ़ोतरी की है। पहले फैक्ट्री में काम से गुजारा मुश्किल था, अब मतलब है मध्यम वर्गीय जीवन का असली मौका। ऊर्जा, पानी, खाना और श्रम, ये 4 आपस में जुड़े सिस्टम हैं। अगर इनमें से किसी एक को बाधित कर दो तो उसका असर हर जगह फैल जाता है, और ये असर बराबर नहीं फैलता बल्कि एक के ऊपर एक जुड़ता जाता है। राजनेता अक्सर कोलैप्स जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये सही शब्द नहीं है। कोलैप्स नाटकीय होता है और नाटकीय घटनाएं सुर्खियां बनाती हैं, लेकिन असल में जो होता है वो ज्यादा धीमा और देख पाना कठिन होता है। इसकी शुरुआत देरी से होती है। एक कार जिसे ऑर्डर करने के बाद ड्राइववे तक पहुंचने में पहले 6 हफ्ते लगते थे, अब उसमें 3 महीने फिर 4 महीने लगने लगते हैं। डिलीवरी की समय सीमा खरीदारों की उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ बड़ा होता है और वो अनिश्चितता हर चीज की कीमत में जुड़ जाती है। अब यही स्थिति रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, अस्पताल के वेंटिलेटर तक भी फैल जाती है। लागतें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। वर्लपूल का एक रेफ्रिजरेटर जिसे आने में पहले 6 हफ्ते लगते थे, अब 4 महीने लेता है। मेट्रॉनिक वेंटिलेटर दुर्लभ होने से पहले ही महंगा होने लगता है। स्वाभाविक रूप से गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। फिर इसके असर और जगहों पर भी दिखने लगते हैं। कंपनियां निर्माण करना बंद कर देती हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे बना नहीं सकती, बल्कि इसलिए कि वे यह नहीं जान सकती कि उन्हें किन नियमों के तहत काम करना होगा। निवेश कहीं और चला जाता है, वियतनाम, भारत, पोलैंड जैसे देशों में, जहां नियम इतने समय तक बने रहते हैं कि योजना बनाई जा सके। मेक्सिको में हालांकि इसका असर ज्यादा तेज और ज्यादा गहरा पड़ता है। निर्माण मजदूरी बढ़ना रुक जाती है, मजदूरों को स्थिरता नहीं मिलती और वे अमेरिकी शहरों की ओर बढ़ते हैं। ये वही प्रवासन दबाव बढ़ाता है जिसे रोकने के लिए टैरिफ्स बनाए गए थे। अमेरिका में ये दबाव उल्टा पड़ जाता है। रीशोरिंग की लागत घर घर महसूस होने लगती है। घरेलू उत्पादन बढ़ने का मतलब है ऊंचे दाम, और उपभोक्ता इसे तुरंत महसूस करते हैं। और अमेरिका के वैश्विक प्रतिस्पर्धी इंतजार नहीं करते, वे जल्दी, सस्ते और कम बाधाओं में विस्तार करते हैं। एक छोटा सा दौर है जिसमें उत्तर अमेरिकी एकीकरण काम करता है। इसे बंद करने पर एशियाई निर्माता बाजार पर कब्जा कर लेंगे और उत्पादन कहीं और चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। टली हुई कार बिक्री एक चीनी इलेक्ट्रिक वाहन को मिलती है,
जो समय पर अमेरिकी उपभोक्ता की वहन क्षमता वाली कीमत पर पहुंचती है। टेक्सास में जो फैक्ट्री नहीं बनती वो बाद में भी नहीं बनती, वो हनोई में बनती है और वहीं रह जाती है। इस सिस्टम से आसानी से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कल्पना करें अगर अमेरिका मैक्सिकन विनिर्माण से पूरी तरह अलग हो जाए। अब मैक्सिको में बनी कारें नहीं होंगी, ना ही सीमा पार ऑटो पार्ट्स, ना ही मैक्सिकन उपकरण। ये सब कुछ अब अमेरिका की सीमाओं के अंदर आ जाएगा। सिर्फ ऑटो उद्योगों को ही अमेरिकी वेतन पर लाखों नई विनिर्माण नौकरियों के लिए श्रमिक चाहिए होंगे, जबकि अमेरिकी फैक्ट्रियों में पहले से ही कर्मचारियों की कमी है और वे मौजूदा खाली पद भी नहीं भर पा रहे हैं। लाखों नई नौकरियां जोड़ने का मतलब या अप्रवासन में भारी बढ़ोतरी होगी, जिसे डीकैपलिंग के समर्थक नहीं चाहते, या मजदूरी इतनी बढ़ेगी कि सारा गणित बिगड़ जाएगा। अगर जादू से श्रमिक आ भी जाएं, तब भी कारखाने नहीं हैं। अमेरिका की सीमाओं के अंदर एक नया ऑटो प्लांट बनाना, घोषणा से लेकर पहली कार के लाइन से बाहर आने तक 3 से 5 साल लगते हैं। उसके चारों ओर सप्लायर बेस तैयार करने में और 2 साल लग जाते हैं। इन प्लांट्स के चालू होने तक वे उन देशों के इलेक्ट्रिक वाहनों से मुकाबला करते हैं जहां सप्लाई चेनों को बेहतर बनाना कभी रुका ही नहीं। अमेरिकी उपभोक्ताओं को उस समय तक लागत उठानी होगी। आज $50,000 का नया पिकअप, तब उसकी कीमत $60,000 या उससे ज्यादा होगी। यह सिर्फ एक सेक्टर का उदाहरण है। मेडिकल डिवाइसेस, उपकरण, एरोस्पेस कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यही स्थिति है। हर श्रेणी और महंगी हो जाती है और कई मामलों में उत्पादन देश वापस नहीं आता, ये और भी दूर चला जाता है। कोई घरेलू आपूर्तिकर्ता आधार इतनी तेजी से बढ़ नहीं सकता कि मौजूदा को पूरी तरह बदल दे। देखिए, जब एप्पल ने आईफोन असेंबली चीन से भारत लाने की कोशिश की तो उसे क्या समस्याएं आईं। 2 साल की बाधाएं, गुणवत्ता संबंधी समस्याएं, कम उत्पादन, आउटपुट गैप्स, इन सब ने चुपचाप उत्पादन को फिर से पुराने चीनी सप्लायर्स की ओर मोड़ दिया। सप्लाई चेन को फिर से बनाना कोई नीति का फैसला नहीं है, ये 1 दशक लंबा औद्योगिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, लेकिन मेक्सिको का क्या? क्या वो अमेरिका से अलग हो सकता है? क्या वो ऐसे ग्राहक की जगह ले सकता है जो उसकी 80% से अधिक निर्यात लेता है? मैक्सिकन नीति निर्माताओं ने कोशिश की है। राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबॉम की सरकार ने कनाडा को निर्यात बढ़ाने के लिए मेहनत की, जिससे 2025 में शिपमेंट्स 17% बढ़ी। उन्होंने यूरोप, बेल्जियम, ब्रिटेन में कोशिश की। मैक्सिकन एवोकाडो उत्पादकों ने जापान, दक्षिण कोरिया में नए बाजार खोले, पर असर कम रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका को होने वाला मैक्सिको का निर्यात देश के व्यापार पर हावी है और बाकी सभी बाजारों से कहीं ज्यादा है। कनाडा और यूरोप अब भी अहम साझेदार हैं, पर वे अमेरिका को जितना मैक्सिको बेचता है उसका छोटा सा हिस्सा ही रखते हैं। ये रिश्ते अहम हैं, लेकिन कोई भी सबसे बड़े खरीदार के स्तर तक नहीं पहुंचता। कोई और बाजार इतनी मात्रा उन दामों पर नहीं लेता। अगर मैक्सिको निर्यात दूसरी जगह भेजता तो बदलाव आसान नहीं होता और पेसो की कीमत गिर जाती, मुद्रास्फीति बढ़ेगी और विदेश से आने वाली वही रकम जो लाखों परिवारों का सहारा है, अब सिर्फ उनके जिंदा रहने का सहारा बन जाएगी। यही इस पल को इतना अस्थिर बनाता है। दोनों तरफ की बातचीत में मोलभाव की ताकत को ऐसे लिया जाता है मानो वो सचमुच मौजूद हो, लेकिन लरेडो के ब्रिज पर चलने वाले ट्रक कुछ और ही कहानी बताते हैं। वे लगातार चलते रहते हैं। 2024 में 6 मिलियन, 2025 में टैरिफ की उथल-पुथल के कारण थोड़े कम थे। फिर जैसे ही नियम स्थिर हुए, संख्या फिर बढ़ने लगी। पुल हकीकत को नीति से भी तेज दिखाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2026 में टैरिफ को रद्द कर दिया, तो राहत कुछ घंटों तक ही रही। कुछ ही घंटों में उनकी जगह 10% का वैश्विक टैरिफ आ गया, जिसकी सीमा 150 दिनों तक थी। अगला टैरिफ खतरा आने पर निर्माता फिर रुकेंगे, लेकिन समझदार निवेशक हमेशा की तरह जोखिम संतुलित करते हैं। ये ऐसे स्थान ढूंढता है जहां नियम लंबे समय तक स्थिर रहें, ताकि निवेश वसूल हो सके। वियतनाम इस बात को समझता है। वहां के अधिकारी अमेरिकी निर्माताओं को टैरिफ अस्थिरता से परेशान होने पर खुलकर आकर्षित कर रहे हैं। वे प्रतिबद्धताओं को पक्का करने के लिए टैक्स में छूट और बुनियादी ढांचे से जुड़ी डील्स की पेशकश कर रहे हैं। भारत उन कंपनियों को निशाना बना रहा है जिनकी दीर्घकालिक योजना बदलते हुए उत्तरी अमेरिकी ढांचे में अब फिट नहीं बैठती। दूर जाना समाधान नहीं है। दूर जाने का नाटक बेकार है। आगे बढ़ने का एक तरीका है जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा करता है, पर कोई इसे खुलकर नहीं मानता। वे परस्पर निर्भरता नहीं चुन रहे, जबकि उसी में काम कर रहे हैं।
मेक्सिको और कनाडा निरंतरता चाहते हैं। मैक्सिकन उद्योग ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की हैं। पूर्वानुमानित नियम, क्षेत्र में निर्मित वस्तुओं की शुल्क मुक्त आवाजाही और विवाद समाधान अचानक लागत झटकों से बचाता है। एक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने 3 तरफा समझौते को द्विपक्षीय समझौतों से बदलने का संकेत दिया, जिससे प्रभाव बदल जाएगा और महाद्वीप में निवेश फैसले तब तक ठंडे रहेंगे जब तक नई शर्तों पर बातचीत नहीं होती। ऑटो उद्योग ने सीधा रुख अपनाया है, जो अमेरिका और मेक्सिको व्यापार के 40% हिस्से से जुड़ा है। अगर द्विपक्षीय समझौतों की तरफ बढ़ें, तो नियरशोरिंग को बढ़ावा देने वाले प्रोत्साहन तुरंत कमजोर पड़ जाएंगे। टेक्सास के व्यापारिक नेता, जिनका इसमें सबसे बड़ा दांव है, और भी स्पष्ट रहे हैं। टेक्सास व्यापार से करीब 5 लाख नौकरियां मिलती हैं और हर साल सैकड़ों अरब डॉलर आते हैं। लॉजिस्टिक्स, माल ढुलाई, कस्टम्स, वेयरहाउसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ सीमा पार आवागमन पर आधारित है। उनका संदेश हमेशा एक जैसा है, एकीकरण एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। अगर इसे हटा दिया जाए तो अमेरिकी उद्योग चीन के मुकाबले ज्यादा प्रतिस्पर्धी नहीं बनता, बल्कि बहुत कमजोर हो जाता है। मैक्सिकन अधिकारियों ने चेताया कि अनिश्चितता बढ़ने से विदेशी निवेश में गिरावट और तेज हो सकती है। 30 साल का एकीकरण चक्र अब एक 18 महीने की राजनीतिक खिड़की के अंदर आ गया है। अगर समीक्षा अच्छी रहती है तो ट्रक चलते रहेंगे, पैसा आता रहेगा, मैक्सिको पड़ोसी वर्कशॉप बना रहेगा, अमेरिका ग्राहक बना रहेगा। दोनों अर्थव्यवस्थाएं नाफ्टा के बाद से साथ पर रही हैं। अगर समीक्षा खराब रही तो अलगाव जारी रहेगा। हर साल सप्लाई चेन का थोड़ा सा हिस्सा चुपचाप कहीं और चला जाता है। हर साल लरेडो का पुल थोड़ा कम माल ले जाता है। एकीकरण अचानक नहीं टूटता, बल्कि धीरे धीरे क्षीण होता है, जब तक वह प्रणाली जिसे उसने समर्थन दिया उसी रूप में मौजूद नहीं रहती। तो आखिर एकीकृत महाद्वीप को वास्तव में क्या जोड़े रखता है? अमेरिका और मेक्सिको के बीच व्यापार वास्तव में घटा नहीं है, ये बढ़ा है। मेक्सिको ने 2025 में अब तक का सबसे बड़ा निर्यात किया। टैरिफ्स के बावजूद अमेरिका की मांग बनी रही और ऊर्जा प्रवाह बढ़ा। बुनियादी ढांचा अब भी बढ़ रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर रहने के लिए भौतिक रूप से और अधिक क्षमता बना रहे हैं। भले ही दोनों तरफ के राजनेता इस पर बहस कर रहे हों कि उन्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं। इसकी वजह साफ है, ये व्यवस्था ठीक से काम करती है। ये कोआहुइला के मैक्सिकन ऑटो वर्कर और दक्षिण की ओर चारे वाला मक्का भेजने वाले आयोवा के किसान दोनों के लिए फायदेमंद है। ये इतनी जगहों पर इतने लोगों के लिए काम करती है कि इसे तोड़ने का तुरंत राजनीतिक नुकसान होता है। तो ये रिश्ता सहमति से नहीं, बल्कि एक तरह के गतिरोध के कारण टिकता है। इसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। रिश्ता इसलिए नहीं टिकता कि दोनों पक्ष सहमत है, बल्कि इसलिए क्योंकि तोड़ने पर मतदाताओं पर तुरंत तेज और कठोर असर पड़ता है। राजनेता जो सुबह मेक्सिको पर सख्त रुख अपनाते थे, वही हफ्ते के अंत तक अपनी बात वापस ले लेते थे, क्योंकि असली कीमत चुकाने वाले सामने आ जाते थे। प्रतिक्रिया चक्र तेज होने से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी वैसी ही होती हैं। इसलिए मेक्सिको ने पलटवार नहीं किया। अमेरिका का आंतरिक दबाव वही असर करता है जो पलटवार करता, और वो भी तेज और सस्ता। लारेडो का पुल, गैस पाइपलाइन, कृषि शिपमेंट, औद्योगिक सप्लाई चेन और रेमिटेंस मिलकर ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसे दबाव में डाला जा सकता है, पर आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। इसके 2 नतीजे हो सकते हैं, एक जिसमें सिस्टम स्थिर हो जाता है और आगे बढ़ता रहता है, और दूसरा जिसमें यह धीरे धीरे अपनी दक्षता खोता जाता है जब तक कि यह प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाता। इनमें से कौन सा होता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि नीति बनाने वाले लोग समझते हैं या नहीं कि हर दिन उस पुल से वास्तव में क्या गुजर रहा है। यह सिर्फ सामान नहीं, बल्कि महाद्वीप जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था का संचालन केंद्र है। आज सुबह सूरज निकलने से पहले ट्रक कतार में थे। वे कल और परसों सुबह भी कतार में होंगे, क्योंकि मांग जस की तस है। सवाल बस ये है कि क्या व्यवस्था चलती रहेगी, क्योंकि जब व्यवस्था काम नहीं करती, ट्रक धीमे नहीं पड़ते, वे रुक जाते हैं। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। इससे वाकई फर्क पड़ता है। फिर से धन्यवाद। अगली बार मैट पैक पर मिलेंगे।